हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कोर्ट्स हैं जो हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंडर काम करते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोअर कोर्ट के बारे में। तो देखा जाए तो स्टेट्स जो होती है वो डिवाइडेड होती है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि बहुत सारे जिलाज में। और इन सारे डिस्ट्रिक्ट का एक जज होता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जो सारे सिविल मैटर्स को देखता है, और एक सेशन जज होता है जो सारे क्रिमिनल मैटर्स को देखता है। तो इन सारे जजेस का एक अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है और इन जजेस को अपॉइंट करता है गवर्नर, जो स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन पे करता है। और इन सारे जो जुडिशियल ऑफिशियल्स होते हैं जो लोअर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनकी एक हायरार्की होती है। और ये जो सारे ऑफिशियल्स होते हैं वो डायरेक्टली एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू भी सिलेक्ट होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू अपॉइंट होते हैं जिसे कहते हैं यूपीएससी। तो जितने भी सिविल केसेस होते हैं वो डायरेक्टली फाइल करे जाते हैं सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि मुंसिफ पे, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। और जो लेसर डिग्री के जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो फाइल करे जाते हैं सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, और उनको जो सुपरवाइज करता है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जितने भी मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके फंक्शन को जो सुपरवाइज करता है वो है हाई कोर्ट। जो विलेज लेवल पे डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करता है या तो पंचायत या तो लोक अदालत, जिसको हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। लोक अदालत एक तरीके की वॉलंटरी एजेंसी है जिसको मॉनिटर किया जाता है, और उसको मॉनिटर करा जाता है स्टेट लीगल एड या फिर एडवाइस बोर्ड्स। ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव, सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव फॉरम बन चुका है जो सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, वो भी कंसिलिएटरी मेथड के थ्रू। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वो एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करती है लीगल एड मूवमेंट को, और साथ ही साथ वो ये भी प्रोवाइड करती है कि जितने भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं वो सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप हो सकती हैं। ये जो अथॉरिटीज होती हैं इनके खुद के फंड्स होते हैं। तो जिस तरीके से सिविल कोर्ट की डिक्री जो होती है वो फाइनल होती है, वो बाइंडिंग होती है, जिस तरीके से ट्रिब्यूनल्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, वो फाइनल होते हैं, उसी तरीके से लोक अदालत के जो अवार्ड्स होते हैं वो भी फाइनल और बाइंडिंग होते हैं उन पार्टीज पे जो डिस्प्यूट्स में होते हैं। तो जब भी कोई केसेस डिसाइडेड हो चुका होता है लोक अदालत में, तो जो भी कोर्ट फी पार्टीज जो डिस्प्यूट में होती हैं वो कोर्ट फी जो पे करती हैं वो रिफंडेड हो जाती है। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। तो देखा जाए ये जो सारे कोर्ट्स होते हैं वो प्राइमरीली सारे सिविल कोर्ट्स ही होते हैं, और वो उन सारे अपील्स को सुनते हैं जो अपील्स तालुक लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट आती है। अब हम आते हैं सेशन कोर्ट्स में। तो ये जो कोर्ट्स होते हैं वो प्राइमरीली सारे क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, और उनका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो है रिवाइज करना वो ऑर्डर स्पेशली जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट की तरफ से आए हैं, और सारे सीरियस ऑफेंसेस को ट्राई आउट करना। तो कुछ ऐसे स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो हाई कोर्ट के अंडर ऑपरेट होते हैं। तो पहला आता है कोऑपरेटिव कोर्ट्स। तो ये जो कोर्ट्स होते हैं उनका जो जुरिस्डिक्शन होता है उन सारे केसेस को सॉल्व करना होता है, स्पेशली वो केसेस जो डायरेक्टली फाइल करे जाते हैं कोऑपरेटिव लॉज के अंडर। उन सारे केसेस को सुनना और साथ ही साथ उन अपील्स को सुनना जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के अगेंस्ट आते हैं। तो जो केसेस होते हैं वो अपीलेबल होते हैं एपीलेट कोऑपरेटिव कोर्ट्स में। दूसरा आता है लेबर कोर्ट्स। ये जो कोर्ट्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। तो जो भी केसेस डायरेक्टली फाइल करे जाते हैं लेबर लॉज के अंडर, और उन सारे केसेस को लेबर कोर्ट सुनते हैं। और जो भी केसेस अपीलेबल होते हैं वो एपीलेट लेबर कोर्ट सुनती है। तीसरा आता है स्पेशल कोर्ट्स। तो जो मैटर्स पब्लिक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको एक्सपीडिशियसली ट्राई आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव और हीनियस है, और जो पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, स्पेशली उन मैटर्स को डील करने के लिए गवर्नमेंट समय समय पर स्पेशल कोर्ट्स को अपॉइंट करती है। अब चौथा आता है मिलिट्री कोर्ट्स। जो कोर्ट्स है इंडिया के, उनके पास जुडिशियल पावर नहीं होती है आर्म्ड फोर्सेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का, लेकिन अगर आर्म फोर्सेस की एक्टिविटीज अगर पब्लिक लाइफ को डिस्टर्बेंस कॉज कर रही है या फिर पीस डिस्टर्ब कर रही है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। तो जो भी ऑफेंसेस कमिट करे जाते हैं आर्मी पर्सनल से, वो सारे ऑफेंसेस जो होते हैं वो ट्राइड आउट होते हैं मिलिट्री कोर्ट में, और इनका एक प्रोसीजर होता है जिसे कहा जाता है कोर्ट मार्शल। तो जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स होते हैं इनके अपने अपने कोर्ट्स होते हैं, और इनका जो प्रोसीजर होता है वो रेगुलर कोर्ट्स के प्रोसीजर से टोटली अलग होता है।
अब पांचवा आता है फैमिली कोड। तो फैमिली कोड एक्ट 1984 के अंडर ही फैमिली कोड्स जो थे वो एस्टैब्लिश करे गए थे, जिनका पर्पस ये था कि प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना मैरिज इंस्टीट्यूशंस को और प्रमोट करना चिल्ड्रंस के वेलफेयर को, और साथ ही साथ सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करना, वो भी कंसिलिएशन के थ्रू। तो देखा जाए तो फैमिली कोड एक्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन पे ही फैमिली कोड को एस्टैब्लिश करती है अपने सारे डिस्ट्रिक्ट, अपने सारे स्टेट्स में। और एक से ज्यादा जजेस जो है वो इस कोड को चलाते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो वुमेन जजेस को दी जाती है। अगर फैमिली कोड कोई ऑर्डर पास करती है, वो भी पार्टीज के कंसेंट पे, और वो भी उस प्रोसीडिंग्स में जो रिलेटेड होती है वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के मेंटेनेंस पे, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर आता है, तो ऐसे केसेस में अपील्स जो होती है वो लाई करती ही नहीं है। अब हम आते हैं ट्रिब्यूनल्स पे। तो ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं नेचर में, और वो सारे अपील्स और रिविजन्स को सुनते हैं जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के ऑर्डर्स या फिर जजमेंट के अगेंस्ट आते हैं। पहला आता है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। तो ये जो ट्रिब्यूनल है वो सारे अपील्स और रिविजन्स को सुनता है जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के जजमेंट या फिर ऑर्डर के अगेंस्ट आती है। दूसरा आता है सेंट्रल एक्साइज ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रिब्यूनल है वो सारे अपील्स और रिविजन्स को सुनता है जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के ऑर्डर्स या फिर जजमेंट के अगेंस्ट आती है। तीसरा है सेल टैक्स ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रिब्यूनल है वो सारे रिविजन्स एंड अपील्स को सुनता है जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के ऑर्डर या फिर जजमेंट के अगेंस्ट आती है अंडर द सेल टैक्स प्रोविजंस। अब चौथा आता है एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रिब्यूनल है वो विक्टिम्स के क्लेम को सुनता है, स्पेशली वो विक्टिम्स जो रेल और रोड एक्सीडेंट्स के होते हैं। तो देखा जाए तो रेल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम है, और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। और इनका जो कोर्ट फी स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर सिविल कोर्ट से टोटली डिफरेंट होता है। पांचवा आता है लैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रिब्यूनल है वो उन सारे मैटर्स को सुनता है जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। और अब छठा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप करती है जिसका मेन पर्पस होता है डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना सीनियर एम्प्लॉयज या फिर कोई भी एम्प्लॉयज की अगेंस्ट। अब हम आते हैं कि किन किन कोर्ट्स के पास पावर है मैक्सिमम पनिशमेंट देने की। तो पहला आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। अब हम आते हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट भी कोई भी सेंटेंस दे सकता है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। और अब हम आते हैं सेशन कोर्ट्स पे। सेशन कोर्ट जो है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, इवन डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, लेकिन वो जो डेथ सेंटेंस है वो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन पे ही होनी चाहिए। फिर आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसके पास पावर होती है कि वो मैक्सिमम 7 ईयर्स की सजा दे सकता है या फिर फाइन दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो मैक्सिमम 3 साल की सजा दे सकता है और फाइन दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो मैक्सिमम 1 साल की सजा दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।